Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ashraf, and the topic that we are going to discuss today is the ionization energy. This topic is very important in examination point of view. हमारे examination point of view से ये topic बहुत ही ज़्यादा important है. अच्छा जी, आज का ये topic start करने से पहले मैं आपको बता दूं ये व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले देखिए हमारे ज़हन में बात आनी चाहिए, सर व्हाट इज आयोनाइजेशन. अब आयोनाइजेशन क्या होती है? देखें, एटम को या मॉलिक्यूल्स को उसके आयंस में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन. अब जहन में बात आती है कि सर आयंस चार तरह के होते हैं. एटम के आयंस, अगर एटम को इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, उससे माइनस कर देंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? केटाइन. लेकिन अगर उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एनाइन. इसी तरह मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा एनाइन. लेकिन मॉलिक्यूल में सेम इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर केटाइन. अब हमारे ज़हन में ये बात आती है कि सर हम कौन सा आयन पढ़ रहे हैं? केटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर केटाइन या मॉलिक्यूलर एनाइन? आज के हमारे लेक्चर में जो हम आयन पढ़ेंगे वो होगा एटम का केटाइन. अब सर एटम का केटाइन बनता कैसे? क्वेश्चन ये आता है हमारे ज़हन में. एटम का केटाइन इस तरह से बनता है. देखिए अब डेफिनेशन क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस बात पे फोकस रखिएगा, ये बात आगे रिपीट होगी. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए. क्या करना है हमने इस एनर्जी का? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. यानी कि हमने करना क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम से. ठीक है जी. अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है, सर आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों ले रहे हैं हम? देखें, एटम को हम आइसोलेट कर रहे हैं. पहली बात तो ये है कि सर हम गैसियस एटम ही क्यों ले रहे हैं, फिर आइसोलेट क्यों ले रहे हैं? देखें जी, सोलिड में एटम्स आर हाईली कंजेस्टेड, यानी कि वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं. और हमारी डेफिनेशन ही क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी कि सोलिड में जब एटम जुड़े हुए होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी यकीनन बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी. अब सर लिक्विड में भी एटम्स देखिए सॉलिड से वो थोड़े दूर होंगे, लेकिन गैस के मुकाबले में वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब होंगे. अब लिक्विड में से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी. और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कम से कम एनर्जी देनी है भाई. ठीक है जी. अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले उसे गैसियस स्टेट में लेकर जाना है, यानी उसे आइसोलेट करना है. ठीक है जी. टू फॉर्म एन आयन, यानी कि हमने उसे गैसियस स्टेट में लेकर जाना है. उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो आयन बन जाएगा. और ये बात स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दी कि हम कौन सा आयन पढ़ने जा रहे हैं. डेट इज केटाइन. और केटाइन कब बनता है? जब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए. ठीक है जी. अब इसकी एग्जांपल देखें जी, एग्जांपल के बगैर कोई चीज समझ नहीं आती. अब एग्जांपल सोडियम. देखें, मैंने आपको बताया था जिससे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें सबसे पहले उसे किस स्टेट में लेकर जाना है? गैस में. अब ये देखें, सोडियम के साथ मैंने लिखा है दिस इज अ गैसियस सोडियम. हालांकि सोडियम नेचर में कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड. अब ये देखें, सोडियम को सबसे पहले मैंने किस स्टेट में लेकर गया हूं? गैस में लेकर गया हूं. गैस में ले जाने के बाद मैंने उससे क्या रिमूव करवाया है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो एनर्जी कितनी देनी पड़ी है? 496 किलो जूल पर मोल. ये एक बात याद रखेंगे, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि इसमें एनर्जी का एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी जज्ब होती है. तो इसमें यानी कि एनर्जी, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इसमें क्या होगी? जज्ब होगी. अब इसके यूनिट्स क्या हैं? देखें जी, यूनिट्स भी इसके लाजमी आपने याद करने हैं. द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज किलो जूल पर मोल. ठीक है जी. एक बात इसके बारे में याद रखेंगे, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक, थर्म इन हीट, डायनेमिक चेंज इन हीट, यानी कि इसमें हम जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. यानी एनर्जी जो हम दे रहे हैं, देखिए एनर्जी की कितनी सारी फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी दो तीन एनर्जीज हैं. हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करें? दैट इज हीट. समझ आ गई? तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने यहां तक पढ़ ली कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट.
ठीक है जी। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं, रिलेशन विद स्टेबिलिटी। देखिए मैंने आपको बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें किसी भी एटम के बारे में उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे स्टेबिलिटी बताती है? देखें जो एटम, जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा इसका मतलब ये है कि वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे यानी इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। अब वो एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या है? वो लीस्ट रिएक्टिव हैं और स्टेबिलिटी भी उनकी क्या है? ज्यादा। अब ये देखें रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के, यानी कि जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो चीज उतनी लेस रिएक्टिव होगी। अब सर इसकी एग्जांपल दें, हमें एग्जांपल के बगैर बात समझ आने वाली नहीं है। देखें जी हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस लाइज एट द एंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस लाइज एट द एंड। नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव। तो यहां से ये बात हमें पता लग गई कि नोबल गैसेस में देखें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? हाईएस्ट। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम स्टडी करेंगे तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा है। और रिएक्टिविटी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ये रिएक्ट ही नहीं करती। चंद एक नोबल गैसेस हैं जैसे ज़ीनॉन, और वो भी किसके साथ रिएक्ट करती है? सिर्फ फ्लोरीन के साथ। कब? जब हम उसे बहुत हार्श कंडीशन अप्लाई करते हैं। जबकि इसी बात को मैं एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अल्कली मेटल्स पहला ग्रुप, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स पहला ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा कम। जब आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा कम, इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या हो गई? यकीनन आपके ज़हन में बात आ रही होगी सर रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो गुड बच्चे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल क्या होती है? बहुत ज्यादा। और यही वजह है कि अल्कली मेटल कायनात में कंबाइन स्टेट में मौजूद होती हैं। अल्कली मेटल्स हमें कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। जब आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत कम होगी इसका मतलब हाईएस्ट रिएक्टिव है। जब रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब वो कायनात में किस शक्ल में मौजूद होंगी? वो अपने मिनरल्स की शक्ल में मौजूद होंगी। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए हमने ये बात लाजमी पता करनी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर अपना असरअंदाज, अपना असर और रसूख छोड़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज, फर्स्ट फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखिए न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब न्यूक्लियर चार्ज हमारे ध्यान में बात आती है कि न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट यही बात थी कि हमने पहले बात पढ़ी थी कि नोबल गैसेज हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम राइट साइड पर मौजूद होते हैं। और राइट साइड पर मौजूद होने की वजह इनकी न्यूक्लियर चार्ज यानी कि बहुत ज्यादा। जब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा तो हमारे जहन में डेफिनेटली बात आती है कि लेफ्ट टू राइट जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो इनका न्यूक्लियर चार्ज भी मैक्सिमम होगा। वेरी नेक्स्ट, साइज ऑफ एन एटम। देखें आयोनाइजेशन एनर्जी पर जो दूसरा मेजर फैक्टर इफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ एन एटम। ये मैंने रिलेशन लिख दिया, साइज ऑफ एन एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारे ज़हन में सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो साइज है वो क्या हो रहा है? डेट इज इंक्रीजिंग। यानी कि सीधी बात हो गई कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट, द रिपल्जन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। किसके दरमियान रिपल्जन? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान
इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और जितने शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे यानी कि उनमें मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज हो रहे हैं, उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू, देखें यही बातें रिपीट हो रही हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट इन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखें ये जनरल ट्रेंड है, किसी किसी जगह पर इसमें वेरिएशंस आती हैं। क्यों, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, बट एट सम टाइम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, कहीं पर डी और एफ ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में एक्सेप्शंस आ जाती हैं। लेकिन ये जनरल ट्रेंड है, इसे याद रखेंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली बात है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी, किस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, तो हमें बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो यकीनन ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि वही एनर्जी क्या कहलाती है फिर, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये देखें मैंने लिखा लिथियम अल्कली मेटल, और यहीं पर मैंने एक बात लिखी थी, अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट लोएस्ट या लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। यहां पर देखें लिथियम हैज लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल। इसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन लाइज एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो राउंड अबाउट 1600 किलो जूल पर मोल है। अब इसी तरह ग्रुप्स में ड्यू टू इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहां से हम अंदाजा कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के क्या है, इनवर्स। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये देखें पहले ग्रुप में लिथियम आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है, 520 किलो जूल पर मोल, और सोडियम बिल्कुल उसी के नीचे, और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कितनी है, 496 किलो जूल पर मोल, ड्यू टू द इंक्रीज इन शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ सोडियम। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर। और इसके एक ग्राफ है, इसमें एक और इसका पार्ट बी भी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।